गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन योर हिस्ट्री क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना पहला वीडियो देखा होगा और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपने जो है वो वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा और पढ़ा भी होगा। बच्चों की आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड ऑल्सो हमने जो है आगे बढ़ने से पहले जो है लेट मी क्लियर वन डाउट। एक मैं आपको एक जो है वो करेक्शन कराना चाहती हूँ। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपको शायद ये कन्फ्यूजन हो बच्चों को कि मैंने पिछले लेक्चर में ये आपको पढ़ाया था, ये बताया था कि जो बेल्जियम की जो जातीय बनावट थी उसमें 59% यानी कुल आबादी जो थी उसकी जो कुल आबादी में से जो थी उसमें 59% जो है वो डच बोलता था, यानी डच बोलने वाले लोग थे, यानी फ्लेमिश इलाके में जो रहते थे वो डच बोलने वाले लोग थे। और बाकी 40% जो लोग थे वो जो है आप बोलिविया में रहते थे और वो फ्रेंच बोलते थे। तो बच्चों, जो कुल आबादी थी, जो बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें डच बोलने वाले जो थे वो ज़्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले कम थे। लेकिन अगर ब्रुसेल्स, राजधानी ब्रुसेल्स की बात हम करें कि लेकिन वहीं राजधानी ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है उसमें जो है उसकी जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर जो थी वो 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, बाकी 20% लोग जो है वो डच बोलते थे। तो इस प्रकार की जातीय बनावट है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जातीय बनावट है वो थोड़ी जटिल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ी टफ है। तो इस तरह की जातीय बनावट आपको देखने को वहाँ मिलेगी कि पहले जो है कहीं आपको डच बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे तो कहीं फ्रेंच, और वहीं राजधानी में आपको जो है वो उल्टा मिलेगा। यानी आपको एक तरफ जो है कुल पॉपुलेशन में आपको जो है वो डच बोलने वाले ज़्यादा हैं और राजधानी में डच बोलने वाले कम हैं और फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा। तो इस तरह की जातीय बनावट वहाँ पे बेल्जियम में थी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो है तो आप बुक को पढ़िएगा, आपको समझ में ये बात आ जाएगी। तो बच्चों, हमने जो है हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने जो है सिविक्स पोर्शन से चैप्टर उठाया था, शुरू किया था, जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। हमने ये पढ़ा था, हमने ये डिस्कशन किया था कि जो लोकतंत्र की जितनी जो लोकतंत्र व्यवस्था में जो सारी ताकतें होती हैं, जो सारी पावर होता है, जो सारी ताकत होती है वो किसी एक अंग के तक सीमित नहीं होती है, बल्कि जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इस तरह की जो के बीच पूरी समझ के साथ जो है वो सत्ता की साझेदारी होती है, सत्ता का बंटवारा होता है, ताकि लोकतंत्र का जो कामकाज है वो बहुत ही सुचारू ढंग से चल सके या उसका काम जो है वो सही और सुचारू और सही ढंग से जो है वो काम हो सके। तो इसलिए जो है ये सत्ता की साझेदारी या उसका बंटवारा किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। आप सत्ता की साझेदारी के बारे में हमने बताया था कि आप कह सकते हैं कि सत्ता विभिन्न राजनीतिक समूहों, समुदायों, वर्गों, लोगों में बांटी जाती है, लोगों में इसकी साझेदारी होती है ताकि जो है सरकार सही और सुचारू जो है वो निर्णय ले सके। या आप यूँ कह सकते हैं कि किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज से अलग अलग समुदायों, वर्गों, लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। हमने साथ साथ ये भी डिस्कशन किया था कि हमने दो देशों की कथाओं के बारे में डिस्कशन किया था, एक श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। हमने श्रीलंका और बेल्जियम को सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में जो है हमने चर्चा किया था और ये डिस्कशन भी किया था, ये चर्चा किया था, ये हमने पढ़ा था कि इन दोनों देशों की जातीय बनावट क्या है, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसा कि अभी हमने आपको बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताया, ऐसे ही श्रीलंका में भी जो है था वो जातीय बनावट थी जिसमें 74% सिंगली समुदायों का वर्चस्व था और बाकी जो था वो 18% तमिल थे। और उसमें भी तमिल में भी दो समुदायों में बटा हुआ था, एक श्रीलंकाई समुदाय तमिल रहने वाले और एक हिंदुस्तानी तमिल। तो इस तरीके से जो है वहाँ भी जातीय डाइवर्सिटीज़ थी, विभिन्नता थी, बहुत सारे समुदाय वहाँ पे जो है रहते थे। और उनमें जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच एक टकराव, एक तनाव सा रहने लगा था, उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि श्रीलंका में भी सिंगलियों और तमिल के बीच में एक आपसी मनमुटाव, एक टेंशन, एक टकराव सा, एक संघर्ष सा चल रहा था। तो
अब हमने ये डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में कि बच्चों ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में दोनों देशों में क्या हो सकता था, दोनों देशों में किस तरह की परिस्थिति, किस तरह के प्रभाव हो सकते थे, किस तरह के जो है वहाँ पे सिचुएशन खड़ी हो सकती थी। हो सकता था कि कहीं डच बोलने वाले फ्रेंच पे हावी हो जाते, या कहीं फ्रेंच बोलने वाले डच पर हावी हो जाते, या ऐसी भी स्थिति आ सकती थी कि श्रीलंका में सिंघली जो है वो अपने मनचाहे ढंग से शासन करता और तमिल को दरकिनारे कर देता। इस तरह की सिचुएशन क्या दोनों देशों में हुई थी, क्या दोनों देशों में इस तरह की परिस्थिति हुई, इसके बारे में जो है हम आज के लेक्चर में जो है आज हम डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों देशों में आखिर में असल में हुआ क्या। तो आज जो है हम सबसे पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जो इस तरह की जातीय डाइवर्सिटीज़ थी या जातीय बनावट कॉम्पोजिशन थी, जहाँ पे जो थी सिंघली और तमिल में जो एक मनमुटाव, एक टकराव सा था, उसका क्या प्रभाव था। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है आपका श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, यानी मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का क्या तात्पर्य है और उसका क्या प्रभाव पड़ा श्रीलंका पर। सबसे पहले बेटा इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम आपको बहुसंख्यवाद के बारे में बताएंगे कि बहुसंख्यवाद से क्या मतलब क्या है, क्या आप इससे इसका क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हैं, इस टर्म के बारे में क्या मतलब है, इसकी क्या परिभाषा है बहुसंख्यवाद। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश में रहने वाले देश में रहने वाला कोई अगर जो समुदाय जो बहुसंख्यक है, यानी जो बहुसंख्यक है वो अपने मनचाहे ढंग से देश पे शासन कर सकता है, और वो जो अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को वो नकार मतलब अवहेलना भी कर सकता है इसको। तो इस तरह तो इसको मेजॉरिटिज्म कहते हैं, इसको बहुसंख्यवाद कहते हैं। यानी बहुसंख्यवाद मतलब कि ये एक ऐसी व्यवस्था है किसी देश की कि अगर ये व्यवस्था ऐसी है जिसमें अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने ढंग से, अपने मन चाहे ढंग से है देश पे शासन कर सकता है, और वो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो माइनॉरिटीज़ है, उसकी जो कम्युनिटी है, वो उसकी इच्छाओं को, उसकी ज़रूरतों की अवहेलना कर सकता है, उसको नज़रअंदाज कर सकता है। तो ये बहुसंख्यवाद है। अब हम इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का क्या तात्पर्य है। ये बहुसंख्यवाद जो टर्म है वो श्रीलंका में किस प्रकार का प्रभाव जो है वो श्रीलंका पे था, उसका हम ये डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का क्या तात्पर्य है। बच्चों सन 1948 में, यानी 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी उसको आज़ादी 1948 में मिली, और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपने कह सकते हैं बहुसंख्या, यानी अपनी अधिक संख्या के बल पर उन्होंने क्या किया कि देश पे शासन करने के लिए अपनी प्रभुत्ता जो है वो उन्होंने जमाना चाहा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी। तो इसलिए वो मेजॉरिटी में थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस मेजॉरिटिज्म का, इस बहुसंख्यक बल पर उन्होंने क्या किया, श्रीलंका पे अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व, अपना जो है ताकत उन्होंने जमाना चाहा। और इसकी वजह से जो लोकतांत्रिक यानी गणतंत्र रूप से जो निर्वाचित सरकार थी, लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी, उन्होंने भी क्या किया कि सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता को कायम बनाने के लिए बहुत सारी नीतियों को उन्होंने अपनाया, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी नीतियों को उन्होंने जो है वो बनाया। उसमें सबसे पहली नीति ये थी 1956 में उन नीतियों के तहत एक कानून बनाया गया जिसमें जो श्रीलंकाई या श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल समुदाय थे उनको दरकिनारे कर दिया गया, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, और जो सिंघली समुदाय थे उस सिंघली समुदाय की भाषा को एक मात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। ये एक पहली नीति थी उनकी। दूसरी नीति के तहत क्या हुआ कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में जो है वो सिंघली समुदाय को प्राथमिकता दी जाने लगी, उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देने लगे।
और जो है और तीसरा था कि एक संविधान उनके संविधान में एक प्रावधान भी किया गया, एक प्रावधान, एक कंडीशन भी रखा गया कि जो सरकार जो है वो बौद्ध धर्म को सुधारेगी भी, यानी बौद्ध धर्म मत को संरक्षण देगी और उसको बढ़ावा देगी। यानी ये सारी नीतियाँ जो है वो सरकार ने जो है वो अपनाई या लागू की। इन नीतियों में कहीं भी आप देखेंगे कि तमिलों के हित के लिए कोई भी नीति नहीं थी। इसमें सिंगली समुदाय जो कि बहुसंख्यक थे, जो मेजॉरिटी में थे, उनके हितों की बात कही गई थी, उनके अस्तित्व को और ज़्यादा मजबूत बनाने की बात कही गई थी। लेकिन तमिल जो श्रीलंकाई तमिल थे, जिनकी जो माइनॉरिटीज़ में थे, जिनकी संख्या कम थी, उनको जो है उनको जो है इसमें जो है दरकिनारे किया गया था, नज़रअंदाज किया गया था, इनको नेगलेक्ट किया गया था। तो एक के बाद एक जो है इन नीतियाँ, सरकार जो है इन नीतियों, इन पॉलिसीज़ को जब वो लागू कर रही थी, तो इस बीच जो है वो श्रीलंकाई तमिल जो थी उनकी नाराज़गी बढ़ती चली गई और वो शासन के प्रति वो एक, जैसे कहते नहीं है कि परायापन यानी बेगानापन से महसूस करने लगे कि क्योंकि वो उनको नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ रहा था, उनको जो है वो दरकिनारे किया जा रहा था, उनको अवॉइड किया जा रहा था, उनके कहीं भी उनकी प्रभुत्ता या कहीं भी उनके इम्पोर्टेंस या महत्व की बात नहीं कही जा रही थी। तो इस तरीके से जो है, और साथ साथ उन्हें लग रहा था कि जो बौद्ध के मानने वाले जो सिंगली समुदाय है, ये कहीं ना कहीं उनकी भाषा और संस्कृति को लेके बहुत ज़्यादा असंवेदनशील है, यानी उनके बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है, उनकी संस्कृति, इनकी भाषा के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और ना ही उनको इतना महत्व दे रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये विश्वास हो चला, वो ये भी मानने लगे कि संविधान और सरकार जो ये, उन्हें लगा कि जो संविधान बनाया जा रहा है और ये जो सरकार है की जो नीतियाँ हैं, उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर देंगी। यानी ये सारी चीज़ें तो उनको मिल ही रही है समाज में, उनको ये सारी चीज़ें जो है हानि तो कहीं ना कहीं उठानी पड़ रही थी उनके अपने अस्तित्व को लेकर, साथ में उनके अधिकारों से भी उनको लग रहा था कि उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें वो जो है वो मानने लगे थे, क्योंकि नौकरियों और फ़ायदे के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम थे जिसमें उनको जो है वो कम महत्व दिया जा रहा था, उनको दरकिनारे किया जाता, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था और उनके साथ भेदभाव भी हो रहा था। तो इसका जो परिणाम हुआ, इसका क्या रिज़ल्ट हुआ, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का भेदभाव, इस तरह का जो एक डिफरेंसेस थे बीच में सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में, इसका क्या परिणाम हुआ। इस तरह जो था तमिल जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स था और जो सिंगली समुदाय थे वो सुपीरियर अपने आप को मान रहा था और अपनी प्रभुत्ता को भी जमाने की कोशिश में लगा था, अग्रसर था, प्रयत्नशील था, एफर्टफुल था। और वहीं पे जो है वो जो है श्रीलंकाई तमिल जो थे वो जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स थे, बहुत नेग्लिजेंस फील कर रहे थे, उनको नाराज़ थे और उनको बेगानापन, परायापन सा लग रहा था, क्योंकि उनके मतों की भी हानि हो रही थी, उनके अधिकारों को से भी उनको वंचित किया जा रहा था, उनकी भाषा को भी अवॉइड किया जा रहा था, उनकी भाषा को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनके पूरे अस्तित्व को ही जो है महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह की परिस्थिति जो थी उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ श्रीलंका में, उसके समाज में, श्रीलंकाई समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों, इसके रिज़ल्ट ये हुआ कि जो है तमिल और जो ये सिंगली समुदाय थे उनके बीच तनाव बढ़ता गया और उनके संबंध जो हैं वो वर्स होते गए, यानी और ज़्यादा बिगड़ते गए। अब तमिल जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जो है अपने आप को जो है श्रीलंकाई समाज में बनाने के लिए फिर से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि समाज में अपने अस्तित्व का होल्ड यानी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने जो है भी बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी नीतियाँ, ऐसी जो है वो प्रोग्राम्स शुरू किए जिससे कि वो उनकी संस्कृति को भी, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि सिंगली समुदायों को दिया जा रहा था। तो श्रीलंकाई तमिल ने भी जो है बहुत सारी अपने इस सुधारात्मक या अपने अस्तित्व की लड़ाई में संघर्ष के लिए उन्होंने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने में और लोकतंत्र और क्षेत्र में अपना होल्ड या अपना अस्तित्व बनाने में, प्रभुता बनाने के लिए और लोकतंत्र
लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक रूप को पकड़ने के लिए, शिक्षा और रोज़गार को हासिल करने की मांगों के लिए उन्होंने जो है वो संघर्ष किया। यानी उन्होंने भी संघर्ष करना शुरू किया इन सब चीज़ों के लिए जो है। उन्होंने भी जो है वो अपनी लड़ाई, अपना युद्ध जो है वो जारी रखा श्रीलंका में। अब बच्चों दूसरा ये उन्होंने क्या किया, पहला तो इन्होंने ये किया और दूसरा उन्होंने किया कि तमिलों की आबादी और जो है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो तमिलों की जो आबादी थी, जो इलाके थे जहाँ तमिल ज़्यादा होते, वहाँ पे उनकी मांगों को किया जा रहा था, नकार दिया जा रहा था। उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा था उन पर कि उनकी डिमांड्स जो थी, उनकी जो मांगें थी वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो धराशायी हो जा रही थी या फिर बहुत धीमी पड़ जा रही थी या उनका पतन हो जा रहा था, उनको दबा दिया जा रहा था। लेकिन 1980 के दशक में, 1980 के दशक में जो है वो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल जो है वो एलम यानी तमिल सरकार तमिल एलम सरकार बनाने की मांग को लेकर जो है अनेक राजनीतिक जो है संगठन बनाए गए। लेकिन आप इसका मतलब आप कह सकते हैं कि तमिल की मांगों, उनके अधिकारों को भले ही नज़रअंदाज किया जा रहा हो या जो है उनके अस्तित्व को महत्व नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने जो है अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष जारी रखा और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी बनाए ताकि उनके अधिकारों से उनको वंचित ना किया जा सके और उनका अस्तित्व जो है वो उनके देश में बना रहे। तो इस तरह के संघर्ष भी उन्होंने करना शुरू किया और कहीं ना कहीं वो आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया, राजनीतिक संगठन भी बनाए, राजनीतिक पार्टियां भी बनाई। तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे श्रीलंका ने अपने आप को समृद्ध या अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने की इस तरह के कदम उठाए। तो बच्चों श्रीलंका में जो ये मेजॉरिटिज़म का जो प्रभाव था वो यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि श्रीलंका में जो दो समुदाय में जो लड़ाई चल रही थी, यानी दो समुदाय का मतलब सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय में, इन दोनों के परस्पर जो लड़ाई के से और इनका जो संबंध तो बिगड़ते ही गए और संबंध इतने बिगड़े कि इनके बीच जो है एक जो अविश्वास था, इनके बीच जो एक अविश्वास था, जो संघर्ष था, एक बड़े टकराव में बदल गया। यानी इनके बीच जो भी मनमुटाव था, जो भी टेंशन था, जो भी जो अविश्वास था, वो एक बड़े जो है मनमुटाव में, एक बड़े टकराव में जो है वो बदल गया। अब जो है ये टकराव जो था, ये टकराव इतना बड़ा, इतना ज़्यादा अधिक बढ़ गया और इतना गहरा, इतना प्रोफाउंड हो गया, इतना डीप हो गया कि ये गृह युद्ध में बदल गया, यानी एक कोल्ड वॉर में बदल गया। अब गृह युद्ध का मतलब आप समझ सकते हैं कि आंतरिक लड़ाई, यानी फोर्स से लड़ाई नहीं या आर्मी टू आर्मी लड़ाई नहीं, सोल्जर टू सोल्जर लड़ाई नहीं, बल्कि आंतरिक लड़ाई, एक इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया, एक गृह युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पे इनके आपसी टकराव का जो एक स्वरूप जो है वो गृह युद्ध में बदल गया। अब जो गृह युद्ध जब होने लगा तो इस युद्ध में जो है दोनों पक्षों के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो है वो हज़ारों लोग जो है वो मारे जा चुके थे और क्या बहुत सारे लोग जो है वो अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए और इसका असर, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी पे भी इसका असर पड़ा, यानी उनकी लिविंग जो है, अर्निंग, लिविंग, सब पे असर पड़ा उनका। इस गृह युद्ध का असर इतना पड़ा कि लोग जो है वो अपने घर से बेघर हो गए, अपने मुल्क, अपने वतन को छोड़कर वो शरणार्थी बन गए, दूसरे देश में जाके शरणार्थी बन गए, उन्हें शरण लेना पड़ा और उनकी रोज़ी रोटी छिन गई, उनकी रोज़गार उनसे छिन गया और बहुत सारे लोग जो है इस जो है विपदा में मारे भी गए। और बच्चों आपको पता है कि जो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम अपने देश की क्षेत्र की बात करें तो जो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है, जो उनका आर्थिक विकास है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य के जो इंतज़ाम है, उनके मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा रहा है। लेकिन इस गृह युद्ध का जो असर इतना ज़्यादा रहा, इस गृह युद्ध के कारण जो श्रीलंका का आर्थिक विकास, श्रीलंका का सामाजिक ढांचा, श्रीलंका का आर्थिक जीवन और उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक जो एक स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वो बहुत ज़्यादा
जो है वो ख़राब हो गया, यानी उसमें उसको क्षति पहुँची, उसको हानि पहुँची, और लोग जो है वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो इस तरीके से जो ये श्रीलंका में जो बहुसंख्यवाद का जो असर था, जो बहुसंख्यवाद के कारण क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे उत्पन्न हुई बच्चों, ये सारी परिस्थितियाँ वहाँ पर बहुसंख्यवाद की वजह से उत्पन्न हुई। यानी बहुसंख्यवाद का कहने का मतलब है बच्चों की सिंगली आबादी, जो सिंगली आबादी थी वो 74% थी। तो इनकी जो ये बहुसंख्यक थे, ये मेजॉरिटिज़म में थे। तो जब इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया, और इन्होंने सिर्फ शासन पे ही नहीं बल्कि श्रीलंका के सारे सामाजिक ढांचे में ही इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया। और ये कोशिश भी उन्होंने की कि जो है जो अन्य समुदाय हैं, जो अन्य समुदाय का मतलब जो तमिल समुदाय था, उनको वो चीज़ें, वो महत्व, वो पोजीशन, वो वर्चस्व, वो प्रभुता, वो अधिकार उनको ना दिया जाए, या उनको जो है वो इतनी प्रायोरिटीज़ या इम्पोर्टेंस उनको ना मिलने पाए। तो इस वजह से जो है दोनों समुदायों के बीच में एक बहुत आपसी टकराव रहने लगा, एक बहुत आपसी मनमुटाव रहने लगा। तो बच्चों ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो वहाँ पे श्रीलंका के बहुसंख्यवाद की तात्पर्य निकला कि वहाँ पर बहुसंख्यवाद का जो प्रभाव था वो दोनों समुदाय के बीच में बहुत हानिकारक था, और जिसकी वजह से जो था गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध में बहुत भारी नुकसान श्रीलंका को चुकाना पड़ा। तो बच्चों आज हम जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। और अगले लेक्चर में जो है हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम में जो जातीय बनावट थी, वहाँ पे जातीय बनावट से उसमें क्या स्थिति या क्या परिस्थिति पैदा हुई, और बेल्जियम ने किस समझदारी के साथ या किस नीतियों के तहत वह अपनी जातीय विभिन्नता को उनके विभिन्नता से जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसको बेल्जियम की समझदारी ने किस तरीके से उसका समाधान किया, किस तरीके से उसका हल किया। तो अगला जो लेक्चर है बच्चों, उसमें हम इस शीर्षक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गुड बाय।